हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ फिजिक्स। पहले और दूसरे लेक्चर में हम देख चुके हैं कि 1 से लेकर 10 तक जितने भी न्यूमेरिकल हैं पहले ही चैप्टर के वो सॉल्व हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप देख सकते हैं, मैं पढ़ दे रहा हूँ कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलम के ऋणावेश से आवेशित पाया जाता है। तो पहला क्या है, स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या आकलित कीजिए। बी है, ऊन से पॉलीथीन में संहति यानी कि मास द्रव्यमान का स्थानांतरण भी होता है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको दिया क्या गया है, चार्ज यानी कि पॉलीथीन पर आवेश। ठीक, पॉलीथीन पर जो हमको आवेश दिया गया है वह है 3 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, तो ए पार्ट हमसे क्या पूछा गया है कि हमको बताना है कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए कि कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। ठीक है, तो पहला क्या है कि इलेक्ट्रॉनों टोटल चार्ज कैसे निकालते हैं, संपूर्ण आवेश कैसे निकालते हैं कि इज इक्वल टू एन ई से। तो हमसे एन पूछा है ना कि एन निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो एन बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन में ई। ठीक है, तो हम लिखेंगे टोटल चार्ज अपॉन में क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एन इज इक्वल टू कितना आएगा, ये कितना लिखा गया है 3 × 10⁻⁷ अपॉन में क्या दिया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, यानी कि ई की वैल्यू इतना होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना होगा, फिर इसको ऊपर भेज देंगे, तो एन इज इक्वल टू 3 अपॉन में 1.6 × 10⁻⁷ टू 10⁻90। ठीक, तो एन इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, ये 30 अपॉन में 16 × 10⁻, ये इससे माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 12। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा एन इज इक्वल टू 1.875 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, अब ट्रांसफ़र किस से किस पे होगी, तो हमको जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होगा ट्रांसफ़र होगा वूल से यानी कि ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े पर होगा। ठीक है, क्योंकि जो पॉलीथीन का टुकड़ा है वो क्वेश्चन में भी दिया गया है कि ऋणावेशित पाया गया है, यानी कि इसकी क्वांटिटी जो दी गई है यानी कि निगेटिव दी गई है। यानी कि पॉलीथीन पर अगर मान लो ये ऊन का कोई कपड़ा है और ये पॉलीथीन है, ठीक है, पॉलीथीन इस पे आपस में रगड़ा जाता है तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है। नेगेटिव चार्ज मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है ऊन से पॉलीथीन पर गए हैं। तो हम लिख देंगे इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन पर गया। पार्ट भी क्या है, पार्ट भी हमसे बोला गया है कि क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति यानी कि मास यानी द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। तो हम क्या जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम कितनी निकाले हैं 1.875 × 10⁻12 इतने इलेक्ट्रॉन उनसे पॉलीथीन पर ट्रांसफ़र हुए। ठीक है, तो हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg। तो टोटल मास क्या होगा, संपूर्ण संहति कितना निकलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 1.875 × 10⁻12 × 9.1 × 10⁻31। ठीक है, इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 1.8 × 10⁻18 kg। यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन नंबर 11। नंबर 12 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों का पृथक पृथक आवेश 6.5 × 10⁻⁷ कूलम है तो इनमें पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है। गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों ए बी
ए तथा बी की त्रिज्याएं नगण्य है, यानी कि उसको पॉइंट चार्ज बोला गया है। तो इसका ए पार्ट जो हम उसको सॉल्व करते हैं, यानी कि दो बोला दिया गया है ए तथा बी जिनकी रेडियस नगण्य यानी कि बहुत छोटे चार्ज है, यानी कि ए हो गया ये बी हो गया। इनके बीच की दूरी जो दी गई है वो 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं। अगर क्यू ए पे चार्ज क्यू ए बराबर कितना दिया गया है, एक गोले पे कितना चार्ज दिया गया है 6.5 इंटू 10 के पावर में -7 कूलम। ठीक है, और यही बराबर है क्यू बी के भी। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी का आर बराबर कितना है 50 सेंटीमीटर, जिसको हम चेंज कर देंगे 50 इंटू 10 के पावर -2 मीटर। ठीक है, अब इनके बीच में कूलाम का फोर्स हमको निकालना है कि दोनों में कितना प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो हम निकालेंगे कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से क्या होगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, F इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या होता है 9 इंटू 10 पावर में 9 इंटू दोनों की वैल्यू क्यू ए और क्यू बी की वैल्यू सेम है, तो हम यही लिखेंगे 6.5 इंटू 10⁻⁷ इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁷ ऑन में आर का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि दो बार लिखेंगे इसको 50 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 50 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, क्या मिल जाएगा देखो 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 इंटू 7 14 और इसमें माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा -5 अपॉन में 50 इंटू 50 इंटू 10⁻⁻4, ये ऊपर जाएगा प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो F इज इक्वल टू 9 इंटू 6.5 टू 6.5 अपॉन में 50 इंटू 50 इंटू ये ऊपर जाएगा तो प्लस में 10⁻⁻1, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको जो F की वैल्यू मिलेगा वो हमको आ जाएगा 1.521 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। ठीक है, ये हमारा पार्ट ए का आंसर हो गया। ठीक है, पार्ट बी में क्या बोला गया है हमको, पार्ट बी में जो बोला गया है उसमें बोला गया है कि यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। ठीक है, इससे हमको क्या पता चल रहा है, जो क्यू ए डैश है पहले कितना वो 2 टाइम्स क्यू ए होगा। ठीक है, जो क्यू बी डैश होगा वो 2 टाइम्स क्यू बी होगा। ठीक है, और जो आर डैश होगा वो R/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम फॉर्मूले में रखेंगे। अब नया फोर्स जो निकालेंगे, मान लो F डैश है तो 1/4πε0 या फिर के लिख दें क्यू ए डैश क्यू बी डैश अपॉन में R डैश का स्क्वायर। अब यही वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो F डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इसको हम के लिखते हैं, के क्यू ए डैश की जगह 2QA इंटू क्यू बी डैश की जगह 2QB अपॉन में R डैश की जगह R/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा 2 जा 4 हो जाएगा, 4 के क्यू बी अपॉन में इसका करेंगे R स्क्वायर, और नीचे 4 आएगा, ये 4 का स्क्वायर 2 जा 4। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या ये नीचे वाला ऊपर होंगे मल्टीप्लीकेशन में 16 टाइम्स के क्यू बी अपॉन में R स्क्वायर। हम ध्यान से देखते हैं, क्या ये जो हम निकाले हैं के क्यू बी पहला वाला फोर्स ही तो नहीं है, पहला वाला फोर्स है, इसमें बस क्या होगा ये 16 टाइम बढ़ जाएगा, इसलिए जो यहाँ पे हम साइड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे साइड में कर दे रहे हैं, इसलिए जो F डैश आया ये है 16 टाइम्स ऑफ ये F की वैल्यू। देखो ये F की वैल्यू, F जो पहला फोर्स हम ये निकाले हैं इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, तो यहाँ पे F लिख देंगे, तो F डैश इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ यही 1.521 इंटू 10⁻⁻2, और मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख दे रहा हूँ कैलकुलेशन करके, इसकी वैल्यू आएगी 0.24 न्यूटन। ठीक है, ये आया पार्ट ए का आंसर, ये आया पार्ट बी का आंसर, यही है फाइनल आंसर। आपको दिख रहा होगा कि दिखाया गया है कि चित्र 1.30 में किसी एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह दर्शाए गए हैं। तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए, इनमें से किस कण का आवेश संहति अनुपात यानी Q/m अधिकतम है। ठीक है, यानी कि आते हैं यहाँ पे, ये एक प्लेट दिया गया है जो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, एक प्लेट ये दिया गया है
जो नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। 3 कण इसमें से गुजारे गए हैं, एक गया कुछ इस तरह से निकल के गया, ये कण 1 है, पार्टिकल 1, एक आया वो भी कुछ इसी तरह डिफ्लेक्ट हुआ, ये 2 है, और एक आया जो कि नीचे की तरफ गया ऐसे, ये 3 है, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है हमको, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक। तो हम क्या देखते हैं कि जो कण पार्टिकल 1 है, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3 में हम जानते हैं कि जो प्लेट है, जो प्लस चार्ज है, वो हमेशा नेगेटिव चीज़ को अट्रैक्ट करेगा, और जो नेगेटिव प्लेट हमेशा है वो पॉजिटिव चीज़ को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। यानी कि जो कण 1 है, पार्टिकल 1 कण 1 है, और कण 2 ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज होंगे। हमेशा अपोजिट डायरेक्शन वाले ही, अपोजिट जो नेचर वाले होते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि प्लस जो है माइनस को अट्रैक्ट करेगा। यानी कि कण 1 कण 2 दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, यानी कि ऋणात्मक होंगे, और जो कण 2 भी, ये भी ऋणात्मक होगा। परंतु जो कण 3 है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ आकर्षित हुआ, यानी कि इधर डिफ्लेक्ट हुआ है। तो जो इधर डिफ्लेक्ट हुआ है, नेगेटिव तरफ आकर्षित हुआ, पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि कण 3 जो होगा वो धनात्मक होगा, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि कण 1 नेगेटिव है, कण 2 नेगेटिव है, बस कण 3 जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो हम ये जानते हैं कि जो डिफ्लेक्शन इन पाथ ऑफ चार्ज होता है, यानी कि कण के जो आवेशित कण के जो पाथ में जो डिफ्लेक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, यानी कि अगर हम इसको ले लेते हैं गामा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको, क्यू बाई एम की, ठीक है। जिसका गामा जितना ज़्यादा होगा उसका क्यू बाई एम उतना ज़्यादा होगा। तो हम ग्राफ में चित्र में देख रहे हैं पहले ही, सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन किस में है, पार्टिकल नंबर 3 में है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है, यहाँ से जाके सीधा यहाँ पे मुड़ा, ठीक है। उसकी ये दोनों कम डिफ्लेक्ट हुए हैं जो चित्र में दिख रहा है, ठीक है। इसीलिए कण 3 का जो आवेश संहति अनुपात है, आवेश संहति अनुपात, ठीक है, सबसे अधिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसके पाथ में डिफ्लेक्शन यानी कि झुकाव ज़्यादा है, इसीलिए। नंबर 14 दिख रहा होगा आपको कि एक समान विद्युत क्षेत्र E = 3 × 10⁻³ आई का न्यूटन पर कूलम पर विचार कीजिए। ए है इस क्षेत्र से के 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार से जिसका तल वाई जेड तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या है, और बी इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब एक्स अक्ष से 60 अंश का कोण बनाता है, ठीक है। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। एक्स है, वाई है, जेड है, ठीक है। जो ई की वैल्यू है वो दिया गया है 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। आई कैप क्या है, डायरेक्शन दिखा रहे हैं, यानी कि ई के डायरेक्शन में ई लग रहा है, ठीक है, एक्स के डायरेक्शन में ई लग रहा है। और जो एरिया जो लेंथ दिया गया है वर्ग का वाई जेड तल के समांतर दिया गया है, यानी कि ये, ठीक। इसकी बात कर रहा है, वाई जेड तल के समांतर में है, तो एल इसका क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया वेक्टर निकालेंगे कितना मिलेगा, इसका एरिया वेक्टर जब हम निकालेंगे तो हमको मिलेगा करीब 10 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू 10⁻² मीटर। ये अभी लेंथ ही है, ठीक है। एस निकालेंगे तो इसका एरिया क्या होता है, वर्ग का वर्ग क्या होता है, A², यानी कि इनका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सेंटीमीटर है, माइनस रहेगा यहाँ पे, तो 10⁻⁻1 का स्क्वायर यानी कि 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। और ये क्या रहेगा, S = 10⁻⁻2 जे कैब रहेगा, ठीक है, क्योंकि वाई जेड तल में, वाई जेड तल में, इसीलिए। तो हम फाई बराबर, ए पार्ट क्या है, हमको फ्लक्स निकालना है, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो फाई बराबर क्या होगा, E डॉट वेक्टर एस, इसको लिखते हैं ES कोस थीटा। तो फाई बराबर क्या होता है, ई की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻³ इंटू एस की वैल्यू क्या है, 10⁻⁻2, और कॉस थीटा बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा, ठीक है, 0 डिग्री। इन कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 3 × 10⁻³ इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। तो जो 5 मिलेगा 3 × 10⁻1 मिलेगा, यानी कि 30 मिलेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं,
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये लिख सकते हैं और ये अपना पार्ट ए का आंसर है। ठीक, पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी पे हमसे पूछा गया है कि इस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, पूरे वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है। ठीक है, और जो प्लेन का नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। इसमें ई जो दिया गया है हमको पहले से पता है, ई इज इक्वल टू 3 इंटू 10 के पावर में 3 आई कैब है न्यूटन पर कूलम, और जो एस हमने निकाला है 10 के पावर -2 आई कैब है। ठीक है, ये भी आई के डायरेक्शन में ही रहेगा ना, ये भी उसी डायरेक्शन में, और थीटा जो है वो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स यानी कि कितना निकालेंगे, ई डॉट एस, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, ई एस कोस थीटा। ठीक है, ई एस कॉस थीटा, ई की वैल्यू कितनी दी गई है 3 इंटू 10 के पावर -3 इंटू एस की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻² इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी दी गई है हम जानते हैं, इसको सॉल्व करेंगे 3 इंटू माइनस नहीं है 10 के पावर में 1 इंटू cos 60 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, ये से कैंसिल होगा 5 टाइम यानी कि 15। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये अपना क्वेश्चन नंबर 14 डन।